जी, नया आज हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अपनी जो HTML का स्ट्रक्चर हम बनाते थे उसके अंदर हम कलर्स और जो स्टाइल्स हैं वो उसका कोड ऐड करने लगे हैं। तो CSS बेसिकली यूज़ किस लिए होती है, आपके HTML के स्ट्रक्चर को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, उसके अंदर कलर्स डालने के लिए, इवन के एनिमेशंस भी हो जाती हैं CSS के अंदर, थोड़ी बहुत एनिमेशन, यानी कि एक ब्लॉक दूसरी जगह पर जा रहा है, मूव कर रहा है, वो अगर कोई हम डाउनलोडिंग कर रहे हैं तो वो लाइन सी एक चल रही होती है, वो भी सारी चीज़ें हमारे पास CSS के अंदर हो जाती हैं। तो बेसिकली यही है कि ये इसकी प्रेजेंटेशन, जो हमारे पास HTML है, इसकी प्रेजेंटेशन को ज़्यादा बेहतर करने के लिए, अट्रैक्टिव करने के लिए हमारे पास क्या यूज़ होती है, CSS। ठीक है, तो आगे इसके जितने फ़वाइद हैं वो आपने पढ़ लेने हैं, इसको हमारा कोई कंसर्न नहीं है। डायरेक्ट हम चलते हैं यहाँ पे। तो जो चीज़ हमने फोकस करना है आज वो ये है कि हमारे पास 3 तरीके होते हैं CSS को HTML के साथ अटैच करने के। 3 तरीके कौन कौन से? एक होता है इनलाइन, और एक होता है इंटरनल, और एक होता है एक्सटर्नल। तो ये हमने बारी बारी तीनों देख लेने हैं, ये क्या होते हैं, इनलाइन किसे कहते हैं, इंटरनल किसे कहते हैं, एक्सटर्नल किसे कहते हैं। तो बात ये है कि हम अपने सिनेरियोज़ के हिसाब से लगा लेते हैं, जहाँ पर हमें रिक्वायर्ड हो कि हमें यहाँ पर इंटरनल चाहिए, इनलाइन चाहिए और एक्सटर्नल चाहिए। ठीक है, तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसके नाम से ही आइडिया हो जाता है। लेकिन बेसिक हमने जो समझना है वो इसका वर्क फ्लो है। वर्क फ्लो क्या है? जब हम एक्सटर्नल लगाते हैं, एक्सटर्नल CSS, फिर हमने इंटरनल लगा दी, फिर हमने इनलाइन भी लगा दी, तो सबसे पहले हमारा ब्राउज़र क्या चेक करेगा? सबसे पहले वो चेक करेगा एक्सटर्नल, इसको चलाएगा, फिर वो इंटरनल चलाएगा, फिर वो इनलाइन चलाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, पहले एक्सटर्नल चलेगी, फिर इंटरनल चलेगी, फिर इनलाइन चलेगी। लेट्स सपोज अगर एक कोड मैंने एक्सटर्नल के अंदर दिया है, वो ही कोड, सेम कोड मैंने इंटरनल के अंदर भी दे दिया, वही कोड इनलाइन के अंदर भी दे दिया, तो इन तीनों में से कौन सा कोड एट द एंड हमारे पास चलेगा? इनलाइन का चलेगा, क्योंकि जो सबसे लास्ट में चलेगी उसका कोड इफेक्टिव होगा, वो ही लास्ट टाइम चलेगा। ठीक है, जो पहले होगी दूसरे वाला उसको रीराइट कर सकता है। ये अभी हम देखते हैं कैसे होता है, फिर आपको पता चल जाएगा। तो पहले हम चलते हैं यहाँ पर फाइल पर। अगर हमने एक्सटर्नल बनानी है, एक्सटर्नल का मतलब है कि आप कोई फाइल बना दें CSS की और उसको अटैच करें अपनी HTML के साथ, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए पहले हमें एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी। तो HTML की फ़ाइल हम कैसे बनाते थे? कोई भी नाम और उसके बाद डॉट के बाद HTML। तो यहाँ पर हमने कोई भी नाम लिख दिया, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर उसकी एक्सटेंशन देनी है CSS। इसकी एक्सटेंशन होती है CSS। ठीक है, जैसे एक्सटेंशन है HTML तो इसकी है CSS। ठीक है, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर यहाँ पर हमने अपना क्या लिखना है, स्टाइल। तो यहाँ पर हमने अपना HTML का कोड लिखना है। अब मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? नहीं, इसके अंदर HTML का कोड नहीं लिखेंगे, CSS के अंदर, यही कह रहे हो ना? हाँ, इसके अंदर हमें कुछ नहीं लिखना, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें CSS लिखनी है। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, हमारी ये फाइल इसके साथ अटैच नहीं है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर P लिखा, तो अगर मैं इस पे जाऊँ, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है, ना कोई कलर, ना कुछ और, कुछ भी नहीं, जैसे है वैसे ही है। ठीक है, अभी क्या वजह है कि हमारे पास ये चीज़ इसके साथ अटैच नहीं हुई। तो अभी हमने क्या करना है, CSS के अंदर पहले तो हमें इसको अटैच करना है, इस फाइल को, style.css को। तो इस फाइल को अटैच करने के लिए हम करेंगे लिंक का टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, लिंक। तो लिंक के अंदर 2 एट्रीब्यूट्स होती हैं, कौन कौन सी? रिलेशन, REL इज इक्वल टू, हम उसे रिलेशन बताते हैं कि इसका रिलेशन है स्टाइल शीट। जो भी आपके पास टैग, जो रेफरेंस मैं देने लगा हूँ, जिस फाइल को आपने लिंक करना है इस फाइल के साथ, उस फाइल का रिलेशन क्या है इस फाइल के साथ? तो रिलेशन है स्टाइल शीट। ठीक है,
नेक्स्ट हमें बताना है href रेफरेंस के अंदर वही जो हम ए के अंदर रेफरेंस नहीं देते href, वही रेफरेंस के अंदर यहाँ पर हमें उसका पाथ देना है, कहाँ पर पड़ी है हमारी फाइल, तो पाथ वही होगा सिबलिंग, रूट, पेरेंट वगैरह वही पाथ है। तो पाथ के डिटेल में हम नहीं जाएंगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पर फाइल का नाम दे रहा हूँ। तो मैं इससे कह रहा हूँ कि style.css फाइल है उसको आप उठा लो। अब क्वेश्चन ये है कि क्या मैं जो लिंक है वो सिर्फ और सिर्फ हेड के अंदर ही कर सकता हूँ या कहीं पर भी कर सकता हूँ? तो आंसर ये है कि आप इसको हेड के अंदर भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर बॉडी के स्टार्ट में भी कर सकते हैं, बॉडी के एंड में भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ फ़र्क पड़ेगा, वो क्या है, जो डेवलपर्स को समझना है, यूज़र्स का कोई कंसर्न नहीं, उसको वैसे ही नज़र आएगा। डेवलपर्स क्या करते हैं, मोस्टली जो स्टाइल होता है वो हेड के अंदर रख देते हैं। क्यों? जब आपका ये वाला पेज लोड होता है, जब हम इसे कहते हैं कि आप यहाँ पर index.html लेके आओ, जब आपका पेज लोड होता है तो वो स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले ये लाइन लोड होगी, फिर ये लाइन बाय लाइन लोड होता जाएगा। तो डेवलपर्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि पहले आप स्टाइल को लोड करो, फिर आप उसका स्ट्रक्चर लेके आओ। क्यों? वो इस वजह से करते हैं कि ताकि हमारी वेबसाइट इंटरनेट स्लो होने की वजह से अजीब सी ना नज़र आए। समटाइम ऐसा होता है ना, हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसका स्ट्रक्चर बड़ा अजीब सा होता है, थोड़ी देर वो लोडिंग भी हो रही होती है ऐसे, थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आ जाती है। क्या वजह होती है कि उसका स्टाइल जो होता है वो थोड़ी देर बाद लोड होता है। ठीक है, तो डेवलपर्स मोस्टली क्या करते हैं, वो हेड के अंदर लिंक को डाल देते हैं। वो कहते हैं पहले स्टाइल को लोड करो, फिर लोड करने के बाद फिर आप HTML को लोड करो, ताकि मेरा स्टाइल पहले लोड हुआ होगा, जब मेरी HTML आएगी तो मेरा HTML बिल्कुल सही तरह नज़र आएगी जैसे मैं चाहता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। उसके बाद क्या है, इसको हमने लिंक तो कर लिया, लेकिन अभी भी हम देखें यहाँ पर कुछ भी नहीं नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा कोड लिखते हैं। अभी आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि ये कोड मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये बाद में हम पढ़ेंगे। तो इट्स मीन दैट कि ये वर्किंग पोजीशन में है, ये काम कर रही है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, रेड कलर है ना, तो वो कलर सही तरह नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, अब सही नज़र आ रहा होगा। ठीक है, हाईलाइटेड। बेसिकली ये रेड कलर है बैकग्राउंड पे और उसके ऊपर वाइट कलर है। मैं है वो ना इसकी वजह से इसकी VGA केबल, ये मैं कल को ये वाली नई लगा दूंगा, ये मैं नई भी लेके आया हूँ, ये लगा दूँगा। ठीक है, अच्छा अभी के लिए आपके पास ये कलर आ रहा है। अच्छा, अभी तो ये हमने कौन सी अटैच की है फाइल, एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल ऐड की है ना हमने। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इंटरनल ऐड करेंगे। तो इंटरनल ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरनल के लिए हमें कोई फाइल नहीं बनानी पड़नी। उसके लिए हमें क्या करना है, हम कहते हैं कि हमारी index.html ये जो फाइल है, इसी के अंदर ही मैं एक पार्ट मुझे दे दो, वहाँ पर मैं अपना कोड लिखूँगा, किसका, CSS का। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक टैग लिखना पड़ेगा स्टाइल। ठीक है, अब नोट करो वो भी मैं किसके अंदर लिख रहा हूँ, हेड के अंदर। ठीक है, तो बात वही आ गई, मैं चाह रहा हूँ मेरा स्टाइल पहले लोड हो और HTML बाद में। अब मैंने स्टाइल का एक टैग बना लिया, ये इसकी ओपनिंग आ गई और ये क्लोजिंग। तो इसके अंदर अब मैं क्या करूँगा, वही जो यहाँ पर मैंने कोड लिखा है वो यहाँ पर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इधर मैं दोबारा लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ बैकग्राउंड कलर वाइट, अब यहाँ पर ना इसका कलर चेंज हो गया, ग्रीन हो गया। ठीक है, अब आपको थोड़ी सी आज प्रॉब्लम होगी, कल को इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी यहाँ पर इसका कलर ग्रीन हो गया है, टेक्स्ट का कलर वाइट ही है। अच्छा, अब ग्रीन क्यों हुआ, मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि ये प्रायोरिटी वाइज काम करती है। कैसे, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। अगर हम सेम कोड लिखें, सेम टैग के लिए कोड लिखें, तो पहले एक्सटर्नल का चलेगा, उसके बाद इंटरनल का चलेगा,
जब इंटरनल का चलेगा तो एक्सटर्नल का रिमूव हो जाएगा और कौन सा आ जाएगा, इंटरनल का। ठीक है, अभी हमारे केस में क्या हुआ, हमने पहले एक्सटर्नल ऐड की। एक्सटर्नल के लिए के अंदर हमने कहा कि पी टैग को आप रेड कलर दे दो बैकग्राउंड का, पी टैग को कहा है ना, वही कोड है। यहाँ पर जाके मैंने इंटरनल लगा दी, इंटरनल के अंदर मैंने कहा पी टैग को ग्रीन दे दो, लेकिन यहाँ पर हमारे पास शो कौन सा हो रहा है, ग्रीन, सॉरी ग्रीन। क्यों, उसने एक्सटर्नल के कोड को ओवरराइट कर दिया, उसको रिमूव कर दिया और इंटरनल का कोड यहाँ पर लिख दिया। ये होती है इसकी प्रायोरिटी वाइज। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है इनलाइन। तो इनलाइन क्या होता है, इनलाइन ये होता है कि हम चाहते हैं कि जो टैग है उसी टैग के अंदर हम उसी टैग की कोडिंग लिख दें CSS की, उसी टैग के अंदर कोडिंग लिख दें CSS की। तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पर पी टैग की ओपनिंग के अंदर यहाँ पर एक एट्रीब्यूट दूंगा स्टाइल। तो स्टाइल के अंदर अब मैं जितना मर्जी स्टाइल लिख सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर इसे कलर दे देता हूँ ब्लू। अभी हमारे पास कलर इसका ब्लू हो गया। अच्छा, ये तो नज़र आ रहा है आपको, कलर ब्लू हो गया। अब यहाँ पर भी आपको प्रायोरिटी का पता चल रहा है। पहले हमने, हालांकि एक्सटर्नल भी चल रही है, ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल नहीं चल रही, वो भी वर्किंग में है और इंटरनल भी वर्किंग में है और इनलाइन भी वर्किंग में। अब हुआ ये है कि पहले आपकी एक्सटर्नल चली, एक्सटर्नल ने क्या किया, चल लिया, ग्रीन कलर उसका रेड कलर कर दिया, इंटरनल ने उसको ओवरराइड कर दिया, वो उसको रिमूव कर दिया और ग्रीन कलर कर दिया। फिर उसने चेक किया कि क्या इसकी इनलाइन भी कोडिंग है कोई, जी हाँ इनलाइन भी है। तो इनलाइन क्या करेगी, बाकी सारी जितनी होंगी इंटरनल एक्सटर्नल उन सबको रिमूव कर देंगे। ठीक है, समझ आ गए। तीनों यूज़ होती हैं। ये इनकी सिनेरियो के हिसाब से होती है। सिनेरियो के हिसाब से ये होता है कि ऐसा कोड आपका, लेट्स सपोज आपका प्रोजेक्ट है, उसके अंदर 4 पेज है फिलहाल के लिए। जैसे आपने प्रोजेक्ट बनाया था उसके 2 पेज थे, तो 1 पेज है, उसके 4 पेज है। अब उसमें आपने देखा होगा नैव बार फुटर कॉमन था ना। अब जो कोड CSS का होगा नैव बार का और फुटर का, हम बार बार नहीं लिखेंगे हर फाइल के लिए। हम क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल फाइल बनाएंगे, नैव बार का और फुटर का दोनों का कोड एक एक्सटर्नल फाइल के अंदर रख देंगे। हमारे 4 पेज जो हैं उनके साथ एक्सटर्नल फाइल को अटैच कर देंगे, वो सबको मिल जाएगा, सबको वो कोड मिल जाएगा और सारे उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास आ गया सिनेरियो एक्सटर्नल यूज़ करने का। अब इंटरनल ये होता है कि आप चाहते हो कि यार थोड़ा सा कोड लिखना है, इसके लिए मैं मेन फाइल में क्यों जाऊँ, मैं ऐसा करता हूँ, इस पेज के लिए जो छोटा सा कोड लिखना है वो इसी के अंदर लिख दूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिर थोड़ा सा कोड लिखना होता है वो इसी फाइल के अंदर लिख देते हैं, वहाँ पर हमारे पास ये सिनेरियो आ जाता है। ठीक है, अब इनलाइन भी यूज़ होता है। इनलाइन बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन ये भी यूज़ होता है। कहाँ पर यूज़ होता है, वो आपके यूज़ होता है जब आप डायनामिकली चीज़ें चेंज कर रहे होते हो। जब आप PHP पढ़ोगे ना, तो आप डायनामिकली चीज़ें चेंज करोगे। लेट्स सपोज आपने कहा कि जब मेरा मतलब कि यूज़र ने 18+ है तो उसका कलर ब्लू हो जाए, अगर 18+ नहीं है तो इसका कलर ग्रीन हो जाए। लेट्स सपोज एक सिनेरियो, तो तब आप इनलाइन यूज़ करोगे और यहाँ पर आप एक कंडीशन लगा दोगे यूजिंग दी PHP अपनी लैंग्वेज के। वो बात की कहानी है, सिर्फ आपको मैं ये बता रहा हूँ कि इनलाइन भी यूज़ होती है। फिर समटाइम कुछ ऐसे पेज होते हैं जब आप ईमेल भेजते हो Gmail पे या किसी भी सर्वर पर अपने प्रोजेक्ट में से, अपनी वेबसाइट में से, तो मोस्टली जो ईमेल के आपके पास लाइब्रेरीज होती हैं वो सपोर्ट नहीं करती एक्सटर्नल को ना ही इंटरनल को, CSS को। वहाँ पर आपको इनलाइन CSS ही लगानी पड़ती है। तो वहाँ पर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपको CSS सिर्फ और सिर्फ उसी टैग के अंदर लगानी पड़ती है। तो वहाँ पर आप इनलाइन को यूज़ करते हैं। तो तीनों कहीं ना कहीं यूज़ होती है। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन इनलाइन के अंदर, एक्सटर्नल के अंदर और इंटरनल के अंदर? एक्सटर्नल बता दें। एक्सटर्नल के अंदर हम करते ये है कि हम एक अलग से फाइल बना लेते हैं अपने स्टाइल की, CSS के कोड की एक अलग फाइल बना लेते हैं। उस फाइल को हम क्या करते हैं, उसकी एक्सटेंशन दे देते हैं .css, हमने एक्सटेंशन दे दी।
अब हमारा CSS का कोड उस फाइल के अंदर होता है सारा। उस फाइल को हम क्या करते हैं, अपनी HTML की फाइल के साथ अटैच कर देते हैं। अब जब मैं इसके अंदर अटैच कर देता हूँ ना, तो होता ये है कि ये सारा कोड कॉपी हो जाता है यहाँ पर। जैसे ये स्टाइल के अंदर आ रहा है ना कोड ऐसे, तो ये सारा एक्सटर्नल का कोड क्या होता है, इसके अंदर आ जाता है। यूज़ किस तरह होता है ये अभी आपको मैंने बताया। ये फाइल अटैच की है, तो इसके अंदर मैंने कोड लिखा है। कोड लिखने के बाद मैंने इसको इसके साथ लिंक कर दिया। तो लिंक करने के बाद मैं अगर इसको रिमूव कर दूं, तो आपके पास ये यूज़ हो रहा है वर्किंग में, ठीक है। लिखा मैंने इधर है, लेकिन वो वर्क इधर कर रहा है। जी जी जी, सारे कोड के लिए जी बिल्कुल। अब अगर मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इसको मैं एक बार के लिए ब्लू कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। नजर आ रहा है ना? तो अभी यहाँ पर मैंने एक हेडिंग बना ली। अब देखो वो इस पे भी यूज़ हो रहा है, इस पे भी यूज़ हो रहा है। हाँ, वो हम पढ़ेंगे बाद में कि वो कैसे वर्क करता है। अभी आप ये समझें कि जितनी जहाँ मर्जी मैं उसको बार बार यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरे पूरे पेज जी, तो वो हम बाद में देखेंगे। अभी आप ये समझें कि फाइल्स अटैच कैसे करते हैं। अभी हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आप सिर्फ ये देखें कि मैं फाइल्स को अटैच कैसे करता हूँ। एक्सटर्नल, इंटरनल एंड इनलाइन, तीनों समझ आ गई कैसे हम अटैच करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास CSS सिलेक्टर। आज का हमारा सारा लेक्चर ही अभी बाकी जितना भी रह गया वो इन्हीं पर है, CSS सिलेक्टर्स पर। ठीक है, ये आपको अच्छे से हो गए तो आपको ऑलमोस्ट सारी CSS हो जाएगी। ठीक है, CSS सिलेक्टर्स क्या होते हैं? सबसे CSS में हमने सबसे पहली जो हमारे पास चीज़ होती है CSS अप्लाई करने में, वो होती है कि जिस टैग पर हमने CSS अप्लाई करनी है उस टैग तक पहुंचना, उस टैग तक हम कैसे पहुंचे, सबसे पहली हमारी ये चीज़ होती है। तो उस टैग तक पहुंचने में ये मुराद है कि अगर मैं इस P को हिट करना चाहता हूँ तो मुझे पहले इस P के टैग तक पहुंचना पड़ेगा। इसका एड्रेस, इसका रेफरेंस, इसकी ID या कुछ भी समथिंग कुछ भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम सिलेक्टर्स। तो उन टैग को सिलेक्ट करना, तो इसके लिए हमारे पास बहुत से सिलेक्टर्स हैं। हम बारी बारी देख लेते हैं। पहला है हमारे पास स्टार। स्टार सिलेक्टर्स क्या करता है, यहाँ पर आ जाते हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। स्टार सिलेक्टर, स्टार सिलेक्टर्स का मतलब होता है कि जितने भी आपके पास टैग्स हैं आपकी HTML के अंदर, जितने भी हैं, सब पर ये चीज़ अप्लाई कर दो। सब पर ये चीज़ अप्लाई कर दो। कौन सी चीज़? जो मैं लिखने जा रहा हूँ, जो मैं कोड लिखने जा रहा हूँ। अब होता ये है कि मैंने स्टार लगाया। स्टार है मेरा सिलेक्टर। सिलेक्टर से मुराद है कि टैग्स को सिलेक्ट करने वाला इंडिकेटर कोई भी। तो ये तो हो गया स्टार। स्टार का मतलब है कि सारे टैग। उसके बाद मुझे बताना है करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस होता है मेरा ब्लॉक, वो ब्लॉक जो इस सिलेक्टर पर काम करेगा, जिसके अंदर मैं पूरा कोड लिखूंगा जो इन सिलेक्टर्स पर काम करेगा। ठीक है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? करली ब्रेसेस से। करली ब्रेसेस स्टार्ट और क्लोज, इसके अंदर जो भी मैं लिखूंगा वो हर टैग को मिल जाएगा। तो अभी के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, बैकग्राउंड सबका मैं कहता हूँ कि आप ब्लू कर दो। ब्लैक तो ऑलरेडी होगा। ठीक है, अभी मैंने कहा कि सबका क्या कर दो, बैकग्राउंड ब्लू कर दो। हो गया ना ब्लू? उसने सब पे अप्लाई किया, इस पे भी अप्लाई किया, इस पे भी किया, इस पे भी किया, और बाकी ब्लू क्यों हो रहा है भला? कोई मुझे बताएगा? P पे तो कर दिया, H पे भी कर दिया, इस P पे भी कर दिया, बाकी एरिया मेरा क्यों ब्लू हो रहा है? सब पे कहा था, उसने बॉडी को भी लिया है, बॉडी पर भी ब्लू हो गया। बाकी मेरा सारा पार्ट बॉडी का है ना, तो मेरी बॉडी भी क्या होगी? ब्लू होगी। ठीक है,
क्लियर होगी ये बात? ये कौन सा सिलेक्टर था? स्टार सिलेक्टर। ठीक है, आगे चलते हैं टाइप सिलेक्टर। टाइप सिलेक्टर क्या होता है कि टैग्स के टाइप के अकॉर्डिंग हम उनको सिलेक्ट करें, यानी कि टैग के नेम से। तो टैग का नेम, कोई भी टैग का नेम है, लेट्स सपोज मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी H1 है उनको हिट करो, तो मैं यहाँ पर नीचे आऊँगा, इसे कहूँगा H1 और H1 को मैं कहूँगा हिट करो। तो मैं कहूँगा कि आपका जो कलर है वो वाइट कर दो, टेक्स्ट का कलर। तो अभी ये देखना है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट का कलर वाइट हो गया। ठीक है, किसका कलर हो गया? टेक्स्ट का। क्यों? क्योंकि हमने उसे कहा था सिर्फ H1 पर, सिर्फ H1 पर। क्लियर हो गया? इसे कहते हैं टाइप सिलेक्टर। टाइप सिलेक्टर मीन टैग के नाम से, टैग के नाम से मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। अब मेरे पास जितने मर्जी H1 हो वो सब पर अप्लाई करेगा। ठीक है, जितने भी मेरे पास H1 होंगे वो सब पर इसके नीचे ग्रीन करना, इसको H1 के नीचे ग्रीन करना, बाकी सारा ब्लू है। समझा नहीं मैं। अच्छा, इसके नीचे पूरा ब्लू की जगह पर, वो भी हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अभी आप सिर्फ सिलेक्टर्स पढ़ो। ठीक है, तो जब हम सिलेक्टर्स पढ़ लेंगे फिर हम ये सारी चीज़ें करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सिलेक्टर समझ आ रहे हैं? टाइप सिलेक्टर। अब हम यहाँ पर टाइप सिलेक्टर मल्टीपल भी दे सकते हैं। मल्टीपल से क्या मुराद है? मैं यहाँ पर इसे कहता हूँ, अगर मैं यहाँ पर हेडिंग 2 बना लूँ, अब हेडिंग 2 तो मेरी ब्लैक है। क्यों? क्योंकि मेरा सिलेक्टर कौन सा है? सिर्फ H1। तो जब हम एक ही टाइप के सिलेक्टर दे रहे हो, एक ही टाइप से मुराद है ये मेरा टाइप सिलेक्टर है ना, यानी कि टैग के नाम से, तो मैं यहाँ पर मल्टीपल टैग के नाम दे सकता हूँ अगर मेरा कोड सेम पर अप्लाई होना है। तो वो कैसे? मैं यहाँ पर कोमा डालूंगा, मैं कहूँगा H1 पर भी दे दो, H2 पर भी दे दो, या अगर मैं P पर देना P पर भी दे दो, div पर भी दे दो, फलां पर भी दे दो। जो भी टैग के नाम है वो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। तो कोमा लगा गई। ठीक है, तो अब वो H1 को भी देगा, H2 को भी देगा, जितने कोमा लगा, कोमा दे के जितने मर्जी लगाता जाओ मैं, हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो मेरी ये भी हेडिंग 2 भी क्या होगी? वाइट होगी। क्लियर हो गया ये चीज़? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्लास सिलेक्टर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लास सिलेक्टर क्या होता है? क्लास सिलेक्टर ये होता है कि आप अपने टैग्स का एक ग्रुप बना लेते हैं, उस ग्रुप के अंदर आप कहते हैं कि इन टैग्स को हिट करो। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक P बनाया, अब मैं यहाँ पर कहता हूँ क्लास कैसे देते हैं। तो क्लास देने का मैंने आपको तरीका HTML के अंदर भी बताया था कि हर टैग आपका किसी न किसी क्लास को बिलोंग कर सकता है, किसी न किसी क्लास को बिलोंग कर सकता है, और हर टैग मल्टीपल क्लासेस को भी बिलोंग कर सकता है। माविया, अच्छा, अब यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि जो मेरा पैराग्राफ 2 है इसको मैं एक क्लास देने लगा हूँ। क्लास इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं क्लास दे देता हूँ, यहाँ पर इसको मैं क्लास दे देता हूँ लेट्स सपोज ग्रीन। ओके, ग्रीन दे दी क्लास मैंने, कोई भी आप नाम दे सकते। अब मेरा जो पैराग्राफ 2 है वो क्लास ग्रीन को बिलोंग कर रहा है। अब मुझे ग्रीन क्लास के लिए कोड लिखना है, तो क्लास के लिए कोड कैसे लिखते हैं? डॉट क्लास का नाम, डॉट के बाद क्लास का नाम। तो यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर ग्रीन। ठीक है, अच्छा जी, अब मैंने इसे दे दिया बैकग्राउंड कलर ग्रीन, सॉरी। अब यहाँ पर मैं जाऊँ, या इसको मैं वाइट दे देता हूँ, क्या आपको वाइट नज़र आएगा? वाइट दे दिया। क्लास का नाम भी मैं वाइट कर लेता हूँ। अच्छा, आप ग्रीन भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। क्लास का नाम जो मर्जी हो, कोड अंदर जो मर्जी हो, सिर्फ ये मैंने इसलिए चेंज किया कि आपको पता भी चले। वाइट, ठीक है। अब मेरे पास पैराग्राफ 2 किस क्लास को बिलोंग कर रहा है? वाइट क्लास को।
पैराग्राफ 2 वाइट कलर हो गया ना इसका। ये किस क्लास को बिलोंग कर रहा था? वाइट क्लास को। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वाला जो टैग है ये भी सेम क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, सेम क्लास को, तो ये भी क्या होगा? वाइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा? अब जो हमारे ऊपर पी थे इनमें से भी अगर मैं किसी को कहता हूँ कि आप भी वाइट क्लास को बिलोंग करो तो ये भी वाइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब मैंने कहा था कि मल्टीपल क्लासेस भी हो सकती हैं। मल्टीपल क्लासेस से क्या मुराद है? तो यहाँ पर मैं इसे कहता हूँ टेक्स्ट, तो इसे कह देता हूँ टेक्स्ट आपके पास होगा जी रेड, लेट्स सपोज। अब मुझे यहाँ पर 2 क्लासेस बिलोंग कर रहा हूँ मैं। जो पैराग्राफ 2 है ये 2 क्लासेस को बिलोंग कर रहा है। कौन कौन सी को? एक वाइट क्लास को, स्पेस के बाद, स्पेस लाजमी डालनी है अपने, स्पेस के बाद टेक्स्ट रेड को। अभी तक मैंने टेक्स्ट रेड के लिए कोई कोड नहीं लिखा, तो मैं क्या करूँगा? डॉट टेक्स्ट रेड, तो इसे मैं कह देता हूँ कलर रेड। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर रेड ही नज़र आ रहा होगा कि नहीं? यहाँ पर मेरे पास रेड हो चुका है ये। ठीक है, पैराग्राफ 2 ये रेड हो चुका है। अब कोई मान लेगा? चलो मान लो। तो पैराग्राफ जो 2 है वो क्या हो गया? रेड हो गया, इसका कलर रेड हो गया। क्यों? इसके ऊपर 2 क्लासेस हमारे पास आ गई, वाइट और टेक्स्ट रेड। ठीक है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ये दोनों जो है डिफरेंट क्लासेस हो। कोई और टैग ऐसा हो सकता है जो चाहता है कि मैं सिर्फ टेक्स्ट रेड को बिलोंग करूँ, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि अब ये वाला जो पैराग्राफ है इसने कहा कि मेरे पास जो क्लास आएगी वो सिर्फ टेक्स्ट रेड की होगी। यहाँ पर ठीक है, ये रेड हो चुका है। तो अब हमारे पास क्या सीन है? ये P जो है टेक्स्ट रेड को बिलोंग कर रहा है, ये वाला P जो है वो वाइट और टेक्स्ट रेड दोनों को बिलोंग कर रहा है, ये सिर्फ वाइट को बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारे पास होती हैं क्लासेस और क्लास सेलेक्टर्स। समझ आए आपको क्लास सेलेक्टर्स? ठीक है, समझ आ गई? तो क्लास को हम CSS के अंदर कैसे कोड करते हैं? डॉट की मदद से। ठीक है, आगे चले। आगे है ID सिलेक्टर। ID सिलेक्टर्स क्या होते हैं? किसी टैग की ID की मदद से उसको गेट करना। ID मैंने पढ़ाई थी ना, हर टैग की यूनिक एक ID होती है जो किसी और टैग की नहीं हो सकती। तो अगर मैं इसकी हेडिंग दे दूँ, इसको तो मैंने दिया हुआ है, चलो इसको दे देते हैं। इसकी ID मैंने दे दी, मैंने कहा जी आपकी है P1, ये मेरी एक ID है, P1 मेरी एक ID है। अब इसके लिए मुझे कोड लिखना है, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पर आऊँगा हैश P1। अब मैंने क्या लिखना है? उसकी आईडी का नाम लिखना है। क्या लिखना है? आईडी का नाम, टैग का नाम नहीं लिखना, क्योंकि हम आईडी सिलेक्टर पढ़ रहे हैं ना। तो आईडी के लिए मुझे स्टार्ट में क्या करना है? हैश लगाना है। ठीक है, तो मैंने हैश लगाया, P1 लिखा और उसका कोड, जो भी मेरा कोड होगा। तो अभी के लिए मैं कह देता हूँ आपका भी बैकग्राउंड जो है कलर वो वाइट है। ये आ गया। ठीक है, P1 के अंदर फिर हो गया। आईडी सिलेक्टर समझ आ गई आपको? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर क्या होता है कि एक टैग के अंदर जो चाइल्ड होते हैं, टारगेट्स एनी A एलिमेंट्स दैट आर चाइल्ड ऑफ एन Li एलिमेंट्स बट नॉट अदर A एलिमेंट्स इन द पेज। यानी कि जो सिर्फ Li के अंदर, जैसे इसने बताया Li ग्रेटर देन A, तो जितने आपके पास लिस्ट के आइटम्स होंगे और उनके अंदर A होगा, सिर्फ उनको ही हिट करेगा, किसी और को हिट नहीं करेगा। ठीक है, ये करके दिखाऊं? सारे चुप करके। हम यहाँ पर लेते हैं इसकी एग्जांपल। मेरे पास div है, div के अंदर मैंने p रखा, तो एक मेरा बाहर भी p है
इसको भी मैं दे देता हूँ, बाकी ऊपर वाला कोड मैं एक बार बंद कर देता हूँ। ये कोड भी बंद कर देता हूँ। ब्लैंक, कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। तो जाना हमने यहाँ पर है। अब हमारा टारगेट क्या है? हम ये चाह रहे हैं कि डिव के अंदर जो पी है सिर्फ उसको ही आपने टारगेट करना है, यानी कि हर डिव, कोई भी डिव जिसके अंदर पी होगा ना उसको आपने टारगेट करना है। तो उसके लिए हमें कैसे कोडिंग करनी पड़ेगी, इसको भी मैं लिखूंगा डिव के अंदर जितने भी हैं पी उनको आप टारगेट करो। क्या करो, बैकग्राउंड कलर उनका ब्लू कर दो। सिर्फ उसने इसको हिट किया, इसको नहीं किया। हालांकि ये भी पी है, ये भी पी है। क्या वजह थी कि वो डिव के अंदर था। ठीक है, हमने कहा कि हर डिव का जो चाइल्ड पी है सिर्फ उसको आप टारगेट करो। ठीक है, इसके नीचे भी लगा के देख लेते हैं। ठीक है, डिव के अंदर जितने भी आपके पास पी होंगे उन सबको वो टारगेट करेगा। समझ आ गई? यानी कि एक आपके टैग के अंदर चाइल्ड जितने भी होंगे उन सबको वो करेगा। ठीक है, आगे है डिसेंडेंट सिलेक्टर। टारगेट एनी ए एलिमेंट दैट सिट इनसाइड पी एलिमेंट इवन इफ देयर आर अदर एलिमेंट नेस्टेड बिटवीन देम। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, यही सिनेरियो ले लें। यही सिनेरियो ले लेते हैं डिव और इसका, या फिर एक्स्ट्रा हमें बाद में बनाना पड़ेगा एक इस तरह का सिनेरियो। इसके अंदर ए लगा देते हैं। सेम इसका भी वही मतलब है, चाइल्ड की तरह का। इसका सिर्फ डिफरेंट ये है कि आपके पास जितने भी ए होंगे, जितने भी पी के अंदर और अगर कोई आपके पास लेट्स सपोज पी के अंदर लिस्ट है, आपकी लिस्ट के अंदर कोई ए है तो वो उन सबको भी हिट करेगा। इसका क्या मतलब था कि एल के अंदर डायरेक्ट जो आपके पास आ रहे हैं ए, एल के अंदर डायरेक्ट ए आ रहे हैं। इसका ये मतलब पी के अंदर जितने ए हैं, चाहे वो पी के अंदर किसी और टैग के अंदर क्यों ना हो। लेट्स सपोज अगर मैं आपको ये बताऊं, ये मेरा पी है, इस पी के अंदर मैं कहता हूं अगर आपके पास कोई और है डिव, अब ये अगर मैं लिखूंगा ऐसे पी और ए, इसका ये मतलब है कि हर पी जिसके अंदर ए होगा उसको आप टारगेट करो, चाहे वो डिव के अंदर हो, चाहे वो टेबल के अंदर हो, चाहे वो लिस्ट के अंदर हो, लेकिन हो किसके अंदर? पी के अंदर। समझ आ रही? यानी पी के अंदर डायरेक्ट चाइल्ड तो ना हो, लेकिन पी के अंदर किसी भी और एलिमेंट के अंदर ए हो, आप उसको टारगेट करो। समझ आ गई ये चीज? क्लियर हो गया? तो पहले वाले का क्या मतलब था? पहले वाले का मतलब था कि डिव के अंदर डायरेक्ट पी हो तो ही आपने उसको टारगेट करना है। ये थोड़े डिफरेंट है, स्लाइटली डिफरेंट। या आपको ये वैसे इतने यूज भी नहीं होते, लेकिन अब आपने ये याद रखना है। पहले वाला क्या था कि एक आपके पास डिव है, उसके अंदर डायरेक्ट पी हो, उसका चाइल्ड हो, डायरेक्ट उसका बच्चा हो। ठीक है, तो आपने उसको टारगेट करना है। दूसरे वाले का क्या मतलब है? जिसके अंदर हम स्पेस डाल रहे हैं, उसका ये मतलब है कि आपके पास एक एलिमेंट है, उसके अंदर कोई और एलिमेंट है, उसके अंदर आपका वो वाला एलिमेंट है जिस पे आपने CSS अप्लाई करनी है, तो आप उसको ढूंढ के टारगेट कर दो। क्लियर होगी ये चीज? क्या? हाँ जी, डिव के अंदर एक हो कोई भी, चाहे वो पी के अंदर हो जाए, LI के अंदर हो जाए, टेबल के अंदर, या ऐसा ऐसा हम अप्लाई करेंगे तो आपको समझ आती रहेगी। आगे है आपके पास
एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। अच्छा, ये आपके पास यूज़ होता है काफ़ी जगह पर, इसको आप देख लेना। टारगेट द फर्स्ट पी एलिमेंट आफ्टर एनी H1 एलिमेंट बट नॉट अदर पी एलिमेंट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ H1, इसके फौरी बाद मैंने डाल दिया P, अब यहाँ पर मैंने एक और डाल दिया, अब इसका मतलब है कि H1 प्लस P, यानी कि H1 के फौरी बाद जो P आ रहा है आपने सिर्फ उसको टारगेट करना है। H1 के फौरी बाद जो P आया करेगा, जितने भी H1 हो उसके फौरी बाद जब भी P आ जाए आपने उस पहले P को टारगेट कर देना है, लेकिन दूसरे P को नहीं छेड़ना, या कोई और जितने मर्जी P हो उनको आपने नहीं छेड़ना। तो प्लस ना डाल दे तो ये सबको टारगेट करता है। फिर इसने सबको टारगेट करना था H1, फिर इसका सिनेरियो चेंज हो जाना था। सारे अगर हम नहीं, उसके लिए हम आगे चल के और देखेंगे। तो हेडिंग के फौरी बाद जो P आ रहा है, क्लियर हो गया? हेडिंग के फौरी बाद P आ गया। ये तो था आपका कौन सा? एडजेसेंट सिबलिंग। अब एक है जनरल सिबलिंग, वो जो आप कह रहे थे। जनरल सिबलिंग से मुराद है इफ़ यू हैड 2 P एलिमेंट्स दैट आर सिबलिंग ऑफ एन H1 एलिमेंट, दिस रूल वुड अप्लाई टू बोथ। अब यहाँ पर वो चीज़ आ गई जो आप कह रहे थे, अगर आपके पास 2 P हों तो आप चाह रहे हो कि H1 के बाद जितने P आए उन पर ये चीज़ आप अप्लाई कर दो। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? इसके दरमियान डालना पड़ेगा टिल्डा, इसे कहते हैं टिल्डा। टिल्डा टिल्डा होता है, वो अलिफ मद्दा नहीं होता, हाँ उसे कहते हैं टिल्डा, इसे कोडिंग में टिल्डा कहते हैं। ठीक है, तो आप H1 टिल्डा P, तो उसके बाद ये जितने भी आपके सिबलिंग होंगे, सिबलिंग यानी कि बहन भाई, H1 का ये भाई है ना दोनों, तो ये इन पर अप्लाई होगी। क्लियर हो गया आपको? सेलेक्टर्स के अंदर कोई क्वेश्चन?